नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसंधान में नैतिकता, अनुसंधान पत्र, अनुसंधान प्रारूप और अनुसंधान मूल्यांकन। ठीक है, और इस प्रपत्र के लाभ भी पढ़ेंगे। हमने इससे पहले अनुसंधान शब्द के अर्थ के बारे में और इसकी विधियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लास्ट हमारी थी ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। तो अब देखते हैं अनुसंधान में नैतिकता क्या होती है। अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या का विवेकपूर्ण, कल्पनाशीलता तथा ईमानदारी से हल खोजा जाता है। देखो, विवेकपूर्ण मतलब पूरी समझदारी के साथ, अपने विवेक का, बुद्धि का प्रयोग करके। कल्पनाशीलता, हम उसमें अपने जो इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ईमानदारी, हम उसमें किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं करते कि भाई किसी के द्वारा जो किया गया अनुसंधान है उसको वैसा ही अपने अनुसंधान में लिख लिया हो, मतलब उसकी कॉपी कर लिया हो। तो ऐसा हम बेईमानी उसमें नहीं कर सकते। यह प्रक्रिया लंबी होने के कारण शोधार्थी से धैर्यशील होने की अधिक मांग करती है। पहले मैं बता चुकी हूँ, अनुसंधान में जो पेशेंस है वो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें जो शोधार्थी होता है उसको बहुत वेट करना पड़ता है, तब जाके उसका जो शोध कार्य है पूरा होता है। तो इसमें धैर्यशील होना अति आवश्यक है। इसके लिए समस्या का समाधान खोजने हेतु किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में उचित शोध नहीं हो सकता। जब शोध पूर्ण हो जाए तो तथ्यों की पुष्टि उसके प्रमाणों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। हमने जो भी लिखे हैं, तथ्य लिखे हैं, सिद्धांत, नियम जो भी प्रूव किए हैं, सबूत इकट्ठे किए हैं, उनके जो प्रमाण हैं वो उनके साथ हमें संलग्न करने चाहिए कि हम इस तथ्य के आधार पर ये बात कह सकते हैं। तो ऐसा करना चाहिए, न कि बिना किसी आधार पर। ये नहीं कि हम हवाई बातें कर रहे हैं अपने शोध में और उनका कोई आधार ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई नैतिकता। इसके अंतर्गत एक बात ये भी आती है कि अनेक शोधार्थी जब काम करते हैं तो वो आपस में, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसको कैसे दूर करना है, एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे बनाए रखना है, तो वो चीज भी नैतिकता में आती है। अब देखते हैं भाई अनुसंधान पत्र क्या होता है। एक अच्छे अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता की प्रवृत्ति आलोचनात्मक, सृजनात्मक होनी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आलोचनात्मक मतलब वो समीक्षा करने वाला हो, और सृजनात्मक कोई नई चीज बनाने वाला हो, उसका निर्माण करने वाला हो। शोध प्रपत्र में एक विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है जिसमें समुचित क्रम को अपनाया जाता है। ऐसा करने से शोधार्थी की शक्ति और समय का अपव्यय नहीं होता। अब जो ये शोध करते हैं तो ये हम एक प्लान बनाते हैं कि भाई पहले समस्या का को लेना है, फिर हमें जो डेटा कलेक्ट करने हैं, फिर डेटा जो लिया है उसका विश्लेषण करना है, और अंत में हम अपनी जो रिपोर्ट तैयार करते हैं और लास्ट में अपना सुझाव देते हैं। तो ये क्रम से चलता है। तो यदि हम ये पहले ही निर्धारित कर लेते हैं तो हमारी जो शक्ति है, एनर्जी है, वो भी ज्यादा नहीं लगती है और ज्यादा समय भी खराब नहीं होता है। अनुसंधानकर्ता को शोध करने के लिए दो स्रोतों की जरूरत होती है। कौन कौन से? पहला आ जाएगा प्राथमिक स्रोत और दूसरा गौण स्रोत। इन स्रोतों के आधार पर ही वह मूल्यांकन करता है। शोधार्थी को तथ्यों और विचारों में अंतर समझना चाहिए कि जो तथ्य सबूत होते हैं और जो विचार होते हैं उनमें अंतर आना, समझना आना चाहिए। क्योंकि तथ्य सर्वमान्य होने के कारण ही तथ्य कहलाते हैं, कि जब सबकी मंजूरी उस पर हो जाती है तब वो तथ्य बन जाता है। विचार व्यक्ति के व्यक्तिगत होते हैं, इन्हें सत्य सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार किसी भी शोधकर्ता को विचारों या तथ्यों का परस्पर मिलान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अनुसंधान पत्र का स्तर गिर जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ, उसको आप अच्छे से समझ लेना। इस प्रकार किसी भी शोधकर्ता को विचारों या तथ्यों का परस्पर मिलान नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचार अलग है, तथ्य अलग है।
ऐसा करने से अनुसंधान पत्र का स्तर गिर जाता है कि जो आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं वो निम्न कोटि का हो जाता है। अब देखते हैं अनुसंधान प्रारूप। किसी अनुसंधान पत्र के तैयार करने का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है कि जरूरी नहीं है हम उसमें पहले लेखक का नाम डालें, जहां से हम प्रकाशित करवा रहे हैं उसका नाम डाल लें, आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। हर एक अनुसंधानकर्ता अपनी क्षमता के अनुसार शोध पत्र लिखता है। इस प्रकार प्रपत्र एक निजी प्रारूप होता है। ठीक है, निजी क्योंकि कोई एक व्यक्ति उस पर काम कर रहा है। शोध प्रपत्रों के अवलोकन अथवा अनुभवों के आधार पर एक व्यापक रूपरेखा विकसित की जा सकती है। एक उत्तम प्रकार की रूपरेखा अनुसंधान प्रपत्र को के प्रारूप को तैयार करने में सहायक होती है। ठीक है, तो एक व्यापक रूपरेखा विकसित की जा सकती है और एक उत्तम प्रकार की रूपरेखा कि हम प्री प्लान कर लेते हैं, पहले ही योजना बना लेते हैं, तो वो हमें शोध प्रपत्र के प्रारूप को तैयार करने में काफी मदद करती है। रूपरेखा अनुसंधान में एक दिशा निर्देशन का काम करती है। शोधकर्ता को शोध करने से पूर्व सभी तथ्यों की क्रमबद्ध सूची तैयार करनी चाहिए। शोध प्रपत्र के प्रारूप में 3 प्रमुख बिंदु होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहले आ जाएगा प्रस्तावना, जिसको आप बोलते हैं भूमिका, फिर विषय वस्तु और लास्ट में निष्कर्ष। और निष्कर्ष भी हमारे तर्क के आधार पर होना चाहिए, ये नहीं कि हमने हवाई बातें बना दी। अब देखेंगे भाई अनुसंधान प्रपत्र के लाभ क्या होते हैं। इसको आप अपने शरीर से भी ले सकते हैं, जैसे कि पहले आ जाएगा हमारा सर, फिर धड़ और फिर हमारी टांगे। तो मतलब सबसे ज्यादा जो भूमिका अट्रैक्ट करती है, ठीक है, सबसे पहले आप किसी भी मनुष्य का चेहरा देखकर अंदाजा लगा दे हैं कि इसका व्यवहार कैसा हो सकता है। तो जो आपके शोध प्रपत्र की प्रस्तावना होगी उसको देखकर ही जो जांचने वाला होता है वो समझ जाता है कि आपने शोध पर कितना काम किया है। अब देखते हैं इसके लाभ क्या-क्या हैं। नई खोज या नई जानकारी के संकलन में सहायता करता है। उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सुझाव तथा टिप्पणी करने का अवसर मिलता है। अनुसंधान प्रपत्र से शोधकर्ताओं को विभिन्न शोध कार्यों के संबंध में जानकारी जुटाने में समय, धन तथा शक्ति का अपव्यय नहीं होता। ठीक है, शोधार्थी को नवीन ज्ञान तथा शोध कार्य के संबंध में जानकारी मिलती है कि वह कुछ नया जानता है। अनुसंधानकर्ता को किसी अन्य के शोध प्रपत्र पढ़ने से स्वयं का शोध प्रपत्र लिखने का अनुभव मिलता है, आधार भी मिलता है कि उसे पता चल जाता है कि भाई उस व्यक्ति ने वैसा लिखा है तो मुझे भी इसके जैसा ही लिखना चाहिए, ये नहीं कि इसी को कॉपी कर दिया जाए। उसको एक आइडिया लग जाता है कि मुझे किस प्रकार से लिखना है। शोधार्थी को अपने शोध सर्वेक्षण तथा समीक्षा में शोध प्रपत्र से अधिक सुगमता हो जाती है। इसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ। शोधार्थी को अपने शोध सर्वेक्षण तथा समीक्षा में शोध प्रपत्र से अधिक सुगमता हो जाती है। ठीक है, कि वो शोध प्रपत्र लिख लेता है तो उसे अनुसंधान करने में काफी सहायता मिल जाती है। अब देखते हैं अनुसंधान मूल्यांकन, और ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा, उसके बाद में अनुसंधान वाली यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। शोध कार्य के प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। शोधार्थी के लिए मूल्यांकन विधि अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रक्रिया है। ठीक है, जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि भाई क्या हमारे काम का है क्या नहीं। तो जो मूल्यांकन है वो अति आवश्यक है। मूल्यांकन से आलोचना भी की जाती है, जिसको हम समीक्षा बोलते हैं। गुण दोष परखते हैं किसी भी चीज का, तो वो भी हो जाती है। और विभिन्न प्रकार के सुझाव भी दिए जाते हैं। इससे शोधार्थी के शोध लेखन के कौशल एवं क्षमताओं का विकास होता है। मूल्यांकन विधि जांचकर्ता अथवा पर्यवेक्षक के लिए भी अधिक उपयोगी है। ठीक है, जांचकर्ता जो जांचने वाला है या पर्यवेक्षक जो परीक्षण करता है, आपने जो अनुसंधान किया है, जो प्रपत्र लिखा है, जो प्रारूप तैयार किया है, मतलब जो भी आपने अपना शोध कार्य कंप्लीट किया है, उसको जांचने वाला, उसका परीक्षण करने वाला, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है।
क्योंकि इसके माध्यम से वह अपने छात्रों को निर्देशन देता है। उसे पता चलता है बच्चों ने कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा काम नहीं किया है। तो उसको देखकर ही वो अपने छात्रों को बताता है कि तुम्हें इस फील्ड पर या इस विषय पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, तुमने सही किया है, तुमने गलत लिखा है। इस प्रकार से वे अपने छात्रों को निर्देश भी देता है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।